नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और कॉर्पोरेट रडार में हम रोज बरोज बातचीत करते हैं ऐसे मेहमान से जो कि कंपनी के बारे में इन एंड आउट बातचीत करते हैं और साथ साथ ये बताते हैं किस तरह से वो विस्तार करने जा रहे हैं आने वाले समय के लिए। एक जानकार भी हमारे साथ मौजूद होते हैं कि वो बताते हैं कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं निवेश करना चाहिए। आज के मेहमान से हम बातचीत करेंगे, उनसे हम कंपनी के विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार देख लेते हैं कि निफ्टी करीब 37 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। 9593 का लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 68 अंक नीचे है। 31,222 का लेवल यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट है। रादर स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट है। 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% नीचे है। ऑटो इंडेक्स में करीब 1.5% की गिरावट है। 10,690 के स्तरों पे ऑटो इंडेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे कामकाज करते हुए। एफएमसीजी इंडेक्स में कल जो एक पुल बैक था वो आज नहीं है। आज इनफैक्ट 0.5% के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स भी 1.5% नीचे है। रिलायंस निफ्टी इंफ्रा भी करीब 0.5% नीचे कामकाज करते हुए। तो मोर लेस मार्केट्स में सेलेक्टिव सेक्टर्स को छोड़ दिया तो बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो में बॉश जो है उस गिरावट को लीड कर रहा है 2% नीचे कामकाज करते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग स्पेस से करीब 2% नीचे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस से करीब 4% नीचे कामकाज करते हुए और ओएमसीज में लगातार दूसरा दिन है जबकि आज बाजार में बिकवाली है। आईओसी करीब 3% नीचे है। एचपीसीएल बीपीसीएल में भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज हो रहा है, लेकिन गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो बाजार में जो गिरावट है उसमें मेटल, ऑटो जैसे शेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईटी हालांकि आज सपोर्ट दे रहा है। 1% के आसपास की बढ़त विप्रो के अंदर है और फार्मास्यूटिकल भी दूसरा एक इंडेक्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि सन फार्मा करीब 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए विप्रो करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। सन फार्मा ही नहीं बल्कि आप छोटे मझौले जो फार्मा कंपनीज हैं उनको भी देखिए, जिसमें कैडिला आता है या फिर सिप्ला हुआ, वोखार्ड हुआ, यानी कि जो फ्रंट लाइन में अभी नहीं दिख रहे लेकिन अदरवाइज जो फ्रंट लाइन या फिर बड़े मिड कैप इंडेक्स के शेयर हैं उनमें भी उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। कुछ पुल बैक है, कुछ पार्टिसिपेशन है, वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिप्ला पार्टिसिपेट कर रहा है, करीब 0.5% ऊपर है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर आई है। वोखार्ड करीब 13 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है। 2.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 572 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। लुपिन में खरीदारी है ही, 0.5% के आसपास की बढ़त है। औरोबिंदो फार्मा हुआ, सन फार्मा हुआ, करीब 4 रुपये ऊपर सन फार्मा कामकाज कर रहा है। औरोबिंदो फार्मा करीब 3 रुपये की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो जो शुरुआती तेजी फार्मास्यूटिकल ने बनाई थी बाजारी गिरावट के साथ वो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और शेयर जहाँ पर अभी मूव आया है उन पर अगर नजर डाली जाए तो जेपी ग्रुप, ये लगातार दूसरा दिन है जबकि इस ग्रुप के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट, जेपी पावर और जेपी इंफ्रा, इन तीनों ही शेयरों में कुछ मूव है। जेपी पावर में इनफैक्ट अभी खरीदारी आई है। भले शेयर फ्लैट हो चुका है लेकिन बाइंग जरूर लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है। जेपी एसोसिएट 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। जेपी इंफ्रा में भी रफली 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। फ्लैटिश नोट पे ये शेयर अभी भी कामकाज करता हुआ। इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स में केएसबी पंप अभी कुछ मूव इसके अंदर आया है। रफली 696-697 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है और जो हायर लेवल्स हैं वो रफली 700 रुपये के आसपास हैं। लो वॉल्यूम स्टॉक है लेकिन थोड़ा मूव इसमें अभी देखने को मिला है और ये दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिम्मत सिंह का सीड आज सुबह ब्लॉक डील हुई थी। ब्लॉक डील के बाद शेयर तेजी में है। 366-67 के स्तरों पर शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है और जो शुरुआती बढ़त थी 340-45 के आसपास, वहाँ पर शेयर ने एक ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद शेयर में तेजी आई और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही अभी भी ये कामकाज करता है। इनफैक्ट 383 के आसपास का हाई बनाया, 364-65 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। फोर्टिस आज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो और उसका इम्पैक्ट है। करीब डे लो के आसपास ही फोर्टिस अभी भी है। रादर 168 का लो है, 177-78 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। करीब 11% गिरावट फोर्टिस में देखने को मिल रही है। जिस तरह से डील टूटने की जो खबर है उसके बाद से ही बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक का एक दबाव फोर्टिस के शेयर में भी आया है। साथ ही साथ कुछ और शेयर जहाँ पे अभी बिकवाली है उसमें कुछ बैंकिंग स्टॉक है। आंध्रा बैंक, J&K बैंक जैसे कुछ बैंक्स हैं यहाँ पर कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आंध्रा बैंक करीब दिन के निचले स्तरों पर है और J&K बैंक जो है वो भी रफली दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। देखिए आंध्रा बैंक करीब 4% नीचे है और J&K बैंक जो है वो भी रफली 3% नीचे कामकाज कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मन्नापुरम की मैनेजमेंट मौजूद है। मिस्टर वीपी नंद कुमार हैं, MD एंड CEO कंपनी के पास मौजूद हैं। मिस्टर कुमार नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शुरुआत गोल्ड फाइनेंस से हुई थी लेकिन धीरे धीरे होते हुए अब ये कंपनी NBFC की तरह पूरी तरह से अग्रसर है। अलग अलग सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी के पास है।
किस तरह का सफ़र है ये, कैसे चैलेंजिंग सिनेरियो आपको फेस करने को मिल रहा है एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी से प्रॉपर एनबीएफसी की तरफ जाने में? So, can you talk to me in English? Okay. Sir, my first question would be, how challenging this would be for the company, from gold finance business to a proper NBFC business. Is it a challenging scenario as of now, or can we say going forward we'll see a new NBFC forming? The gold financing NBFCs have proven their strength in the past. Yeah, during the period of demonetization, we had some impact on the growth. In fact, some degrowth was there. It was primarily because the rural economy, their working capital cycle has broken. Also, because of that, there was some degrowth in the economy. There was for the business, the auctions were on the higher side. Okay. Now, I think it is slowly getting back to normal. It may take another one more quarter to completely back to normal. I think after that, it will be back to normal. And what we used to see as our goal for the next 5 years is to grow at a rate of 20% annually. I hope that is possible. Okay. Sir, this year company's AUM, asset under management, has grown with a pace of 19%, which is better than the past trend of last 3 years. You have to say something about that? So that will be maintained. This is our expectation. Our expectation is to grow at a pace of 20%. That will be maintained during the next 3-4 years. This is what is our internal assessment. It's not a forward-looking statement. What I disclosed is what we expect from the business during the next 3 years. Okay. In last 3 years, sir, microfinance business has done a robust jump as far as their business is concerned. Can we say going forward, this subsidiary is going to be a front runner as far as your business thing is concerned, revenue driver, front revenue driver for the business, this microfinance business? Yes, I feel so. I expected ROE of some 12 to 15% from that business on a steady state because of the demand impact as well as the drought situation in some of the states. There was some loss to the MFI sector as a whole. But slowly what we see, the collections are coming back to normal. November, December, Jan collections have come to almost 99%. That means the balance is being cleared in many cases. But of course, after that, in states like, even though our presence is not that large, but in states like AMP, etc., the collection is impacted in some areas to some extent. Ample provision has been made during the last quarter. I think the situation is improving after that. Okay. As far as, sir, the present scenario of microfinance business is concerned, what are the areas where you are deriving your revenues from? And going forward, what all would be the areas where you will be focusing on your business? The revenues are mostly coming from the west as well as east. Like, of course, south is an important area for us. Barring Karnataka. Okay. Karnataka in Bangalore city, the collections are impacted, and we are trying our level best to bring that to the normal situation. So, see, as a part of risk mitigation, so we plan to expand the business pan-India. Our long-term objective is to see that the MFI business is capped at 5% of the MFI, total MFI AUM over a period of time in a particular state. Okay. So this is a part of risk mitigation because we had the bad history of Andhra crisis for MFI.
Okay. Where those companies which were concentrated in Andhra was impacted. So that is one part, and again, in the overall scheme of things, overall portfolio, we want to peg the MFI share to be around 15% of the console. These are our risk mitigation strategies in the overall business. Ji. Sir, can we say that loan waiver in Karnataka has not impacted your business because you don't have any exposure in Karnataka as of now in microfinance, as far as microfinance business is concerned? See, there is an apprehension that the loan waiver includes the MFI loans also, even though it is not true. These are they have made it very clear. The waiver is applicable only to the lending from the credit societies, primary credit societies. So people are slowly understanding. Then again, many of these people have already found an advantage of MFI to get the money. Then they are quite adapted to that culture. So many of them are coming back to the normalcy. So the loan waiver has given some wrong impression, but people are coming back to the actual scenario now. Okay. Sir, housing finance is a new business, new segment company has forayed in. What kind of growth are you looking at in that business? And along with that, what kind of growth are you expecting for this financial year in housing finance business? We have budgeted the portfolio to grow over 500 crores, which is roughly 25 crores now. So the reason for our projection is now the branches are established. Now people are in place, technology is in place. So with that, some stability is there at the branches, which are the sourcing centers. So now these are quite ripe enough to bring more business. So I hope it will definitely cross over 500 crores. Okay. What is the present scenario of NIM? What is the present NIM situation of the company, and how's the cost of borrowing as far as last quarters are concerned? Last year we were able to maintain I will talk rather about the ROA. Okay. The ROA to be around 5%. I hope it will be maintained more or less at this level during the current year also. Okay. NPS has shown an upward trend in last 2 quarters. Sir, any specific reason for that? Any specific account, or is it a normal scenario? See, the NPAs are, I would say, rather technical, because the last 2 quarters, the quarter before this last quarter, what has happened, this was a period where the people were in the rural economy was having that stress of demand. So we thought that this is not the time for press for collection. We'll give more time for auctioneer for auction, etc. We'll delay the auction. So that just led to a rise in NPA. Also, some of these got auctioned during the last quarter. It has come down. Actually, you will agree that the NPA has come down. So from this quarter onwards, it will go back to the normal facing out of that NPA. So can we say by H2 FY18 we will see a normal NPA situation of the company? Sure. Okay. Sir, you've got a strong dominance in southern market and eastern market as well. Can we say going forward, northern and western would be key areas where you will work for? Yeah, absolutely right. Absolutely right. We see some of the branches in north or in the south are unviable now because of our concentration. So we have the plans to close down some 200 branches in the south. At the same time, opening some 200 branches in places, in potential places in north and east. Okay. One more thing, sir. Metro and urban areas basically compose 56% of your revenues.
So can we say going forward you have much scope in rural and semi-urban areas? What are your plans for that? Yeah, you are right. So there is more concentration in urban centers. Then, as a part of rationalization, we will close down some of these branches and definitely go to semi-urban areas. In some of our new initiatives like home finance and commercial vehicle finance, what we target is the tier 2, tier 3, tier 4 cities rather than tier 1, tier 2. So our focus will be more on that semi-urban areas. At the same time, I would not say we will ignore urban, but our growth will be more will come more from semi-urban areas. Okay, Mr. Kumar, I just want to understand that what would be more threat for the company? Is it presence in rural areas or the urban mix? Which would be more threat side of the company? In one segment, the threat is the microfinance. The threat is primarily this a clamor for loan waiver, etc. Even though these are the loans offered by the bank, but this definitely affects the credit culture. This is an area of concern in the long term. Yeah, the credit culture is a general culture. So this is one area. So I can't say it is coming from rural, etc. For example, okay. In urban areas also it comes. For example, our bad recovery in microfinance is primarily from the Bangalore city. Okay. Yeah. Okay. Sir, one more thing. In one of the segments, your customer base is increasing continuously, but the ticket size for these loans are reducing. Is it a sign of worry for the company as of now? No, it is because of the regulatory changes also. Because more than certain amount of the people we cannot pay cash, etc. So the people may be resorting more family members coming from the household, etc. That could be the reason for the decreasing the size of the ticket margin. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कुमार अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक्स लॉट मिस्टर नंद कुमार फॉर ज्वाइनिंग अस. तो हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ थे. कई बातें उन्होंने कही. एक कि जो लोन वेवर हुआ है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है. लोन इंप्रूवमेंट आ रहा है, ट्रैक पर आ रहा है, लोगों के पेमेंट्स आ रहे हैं, कोई खास दिक्कत उससे नहीं है. माइक्रो फाइनेंस कारोबार के लिए कंपनी ने बात साफ की कि हाँ वहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं. दक्षिण और जो ईस्टर्न एरियाज़ है वहाँ पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हाँ वो नॉर्दर्न मार्केट्स में और वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर भी एक्सपैंड करने की योजना बना रहे हैं. कैश की सिचुएशन साउंड है. थोड़ा एनपीएस को लेकर कंसर्न ज़रूर है, लेकिन वो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की FY18 के सेकंड हाफ तक इंप्रूव होने की उम्मीद लगाई जा रही है. वहाँ पर थोड़े बेहतर नंबर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं.